हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू द नॉवल। पहले हम लोग देखेंगे कि नॉवल क्या होता है, देन नॉवल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे थीम, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टाइल। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स को भी स्टडी करेंगे, जैसे पिकरेस्क नॉवल, गॉथिक नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल एंड सो ऑन। फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में इंडियन नॉवेल्स की शुरुआत कैसे हुई एंड उनका ग्रोथ कैसे था। फिर हम लोग शशि देशपांडे का बायोग्राफिकल स्केच को देखेंगे, उनके लाइफ और उनके मेजर वर्क्स को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉवल क्या होता है। सो अ नॉवल कैन बी डिफाइंड in broad terms as a piece of prose fiction which dramatizes life with the help of characters and situations। जो नॉवल होता है वो एक पीस होता है प्रोज फिक्शन का। एंड ऐसे तो नॉवल का डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ई.एम. फॉस्टर अपने क्रिटिकल वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में कहते हैं कि अ नॉवल शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 50,000 वर्ड्स, यानी कि एक नॉवल में मिनिमम 50,000 वर्ड्स होने चाहिए। अगर उससे कम होता है तो वो शॉर्ट स्टोरी होगा या नोवेला होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नोवेला और शॉर्ट स्टोरी में क्या डिफरेंस है। जो नॉवल होता है वो एक फुल्ली डेवलप्ड वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन होता है। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, सब प्लॉट्स भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होता है। एंड क्योंकि नॉवल का लेंथ बड़ा होता है, तो कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। ऑन दी अदर हैंड जो शॉर्ट स्टोरी होता है वो शॉर्ट होता है लेंथ में। उसमें भी कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है, लेकिन सब प्लॉट नहीं होता है यूजुअली। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एंड कैरेक्टर का डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने अच्छे से नॉवल में हो पाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो नॉवल का एब्रिज्ड फॉर्म नहीं है। शॉर्ट स्टोरी एक इंडिपेंडेंट वर्क है। ओके। एंड नोवेला भी नॉवल और शॉर्ट स्टोरी के बीच में आता है। ठीक है। सो नोवेला या नॉवेलेट इज अ नैरेटिव बिटवीन द शॉर्ट स्टोरी एंड द नॉवल। एंड बहुत ही फेमस नोवेला है एनिमल फार्म हो गया और ब्लू अम्ब्रेला हो गया। ठीक है। अब हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल को पढ़ेंगे। आई अज्यूम कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था आर के नारायण का प्रोज स्टाइल। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब भी एक नॉवेलिस्ट नॉवल लिखता है या स्टोरी लिखता है, तो वो बहुत सारे लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगरेटिव लैंग्वेज और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करता है इन ऑर्डर टू मेक हिज और हर वर्क अपीलिंग, इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग। ठीक है। अपने वर्क को इंटरेस्टिंग, अपीलिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक नॉवल को पढ़ना एंटरटेनमेंट के लिए और एक नॉवल को स्टडी करना। अगर आप नॉवल को स्टडी करना चाहते हैं, देन नॉवल के एस्पेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इस यूनिट के बाद हम लोग किसी भी नॉवल को स्टडी कर पाएंगे अच्छी तरीके से। So let us look at the different aspects of novel. So the first one is theme. So theme क्या है? Theme is the central idea of novel. किसी भी novel का theme central idea होता है या central concept होता है। सपोज मुझे एक नॉवल लिखना है जिसमें मुझे दिखाना है कि जो कंट्री के, मेरे कंट्री के जो लोग हैं वो करप्ट है, मुझे करप्शन के बारे में बात करना है। ठीक है। तो मेरा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल कॉन्सेप्ट हो गया करप्शन। फिर हम एक प्लॉट लाइन को चूज करेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टर्स को चूज करेंगे, फिर उसी हिसाब से कैरेक्टराइजेशन करेंगे। एंड देन उस स्टोरी को उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हम रिवॉल्व कराएंगे एंड देन एक नॉवल का फॉर्म वो लेगा। एंड वो जो नॉवल होगा, इट विल बी अबाउट द कैरेक्टर्स, बट जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे थीम। सो अ थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ नॉवल। एंड ये याद रखना है कि जो थीम होता है वो ना ही प्लॉट होता है ना ही स्टोरी होता है किसी भी नॉवल का। ओके। वो बस एक सेंट्रल आइडिया होता है। दूसरा है प्लॉट। सो प्लॉट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी, यानी किसी भी स्टोरी का प्लॉट ढांचा होता है। ठीक है। सो प्लॉट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी एंड प्लॉट
एक इंडिपेंडेंट चीज होता है, विच मीन्स इट हैज अ प्रॉपर बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। और नॉवल में प्लॉट भी होता है और सब प्लॉट भी होता है। एंड जो प्लॉट और सब प्लॉट होता है वो सेपरेट नहीं होता है, बट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी होता है। जब हम लोग बाइंडिंग वाइन पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में, सो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें प्लॉट्स भी हैं और सब प्लॉट्स भी हैं, बट दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द मेन थीम। मेन थीम से प्लॉट और सब प्लॉट कनेक्टेड होता है। एंड एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्लॉट है, इट इज नॉट द समरी ऑफ एनी वर्क ऑफ एनी नॉवल। जो प्लॉट होता है वो किसी भी वर्क का समरी नहीं होता है, ठीक है। समरी और प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट, ओके। फिर है कैरेक्टराइजेशन। सो कैरेक्टराइजेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी कि मेरे जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर हम क्या क्या क्वालिटीज देना चाहते हैं और क्या क्या मोटिव्स को इंस्टिल करना चाहते हैं, उसका क्या इंटेंशंस है, इसी प्रोसेस को कैरेक्टराइजेशन हम लोग कहते हैं। एंड जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अ सक्सेसफुल कैरेक्टराइजेशन कैन लीड टू द सक्सेस ऑफ एनी नॉवल। एंड बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग नॉवल पढ़ते हैं तो हमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं। एंड बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जो अपने कैरेक्टर के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। सिमिलरली हम लोग बहुत बार फिल्म देखते हैं, कई बार फिल्म की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो फिल्म कभी कभार कैरेक्टर की वजह से बहुत फेमस हो जाता है। कभी कभी फिल्म का थीम बहुत अच्छा लगता है तो कभी कभी वो थीम की वजह से फेमस हो जाता है। कभी कभी फिल्म तो सॉन्ग्स की वजह से भी फेमस हो जाता है। सो to make the long story short, characterization is a representation of characters in any narrative or in any dramatic art, or a successful characterization can lead to the success of the novel. अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, वो किस तरीके से स्टोरी को बतलाना चाहता है, किस तरीके से स्टोरी को कन्वे करना चाहता है। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज द वे अ स्टोरी इज टोल्ड। ओके, सो इट इज बेसिकली द मैनर इन विच अ स्टोरी इज टोल्ड। एंड तीन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर थर्ड पर्सन में दो आते हैं, लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओमनीसाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, एंड उस वीडियो में आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है उसमें क्या होता है कि नॉवल का ही कैरेक्टर नरेटर होता है। एंड फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में आई और वी प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं। सपोज आप एक नॉवल पढ़ रहे हो एंड जो नरेटर है यानी कि जो कहानी को बता रहा है वो कैरेक्टर है नॉवल का, ठीक है। और उस नॉवल में आई और वी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, किया जा रहा है, तब समझ लेना कि उस नॉवल को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अ टाइगर फॉर मालगुडी, फनी बॉय, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांट्समेंट, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ये सब कुछ कुछ नॉवेल्स है जिनको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। फिर है सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट वेरी कॉमन, इतना कॉमन नहीं है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू में नॉवेल्स लिखे भी नहीं जाती है ज़्यादातर, ओके। तो अगर आप कोई भी नॉवेल्स पढ़ते हैं और यू का इस्तेमाल होता है, यू प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, तब समझ लेना कि उस नॉवल को सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। इट इज़ नॉट दैट कॉमन, ओके। फिर है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक चीज याद रखना है कि जो नैरेटर होता है यानी कि जो स्टोरी को बता रहा है वो नॉवल का कैरेक्टर नहीं होता है। वो या तो राइटर हो सकता है या कोई अननेम्ड नैरेटर हो सकता है, लेकिन नॉवल का कैरेक्टर्स नहीं होता है, इतना याद रखना है अभी के लिए। फिर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, एक ओमनीसाइंट और एक लिमिटेड। तो ओमनीसाइंट जो वर्ड है उसका मतलब ही है कि जिसको सब कुछ पता है। तो थर्ड पर्सन ओमनीसाइंट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि जो नरेटर होता है उसको सब कुछ पता रहता है, कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पता रहता है, उसके थॉट्स, उसके इंटेंशंस, उसके प्लान्स, एवरीथिंग, ओके। जो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू,
उसमें नैरेटर को लिमिटेड नॉलेज होता है अबाउट द कैरेक्टर्स, सब कुछ पता नहीं होता है, एंड ये रीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो फिर पता करे, ठीक है, कैरेक्टर्स के एक्शन स्पीच से। सो दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है स्टाइल। अब स्टाइल क्या होता है? सो एज आई टोल्ड यू कि हर एक नॉवलिस्ट का, हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, ओके, अपना एक लहजा होता है, उसी लहजा में वो अपने वर्क को लिखता है। So style means the manner in which the author tells his or her story in terms of language and expression. स्टाइल एक मैनर है, एक तरीका है जिसमें ऑथर अपनी स्टोरी को बताता है टू द रीडर्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, यानी कि वो कैसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, उनका डिक्शन क्या है, डिक्शन यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स एंड यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। इन सब से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका स्टाइल है किसका स्टाइल नहीं है। जैसे आप अगर एमिली डिकिंसन के पोइट्री को पढ़ते हो, देन यू विल रियलाइज कि एमिली डिकिंसन बहुत ज़्यादा डैशेस का यूज़ करती है, कॉमास का यूज़ करती है, ठीक है, तो वो उनका अपना स्टाइल है। फिर एमिली डिकिंसन के पोइट्री में जो थीम होता है डेथ का, इमॉर्टैलिटी का, उसके बाद उनका जो रुझाव है कलर वाइट यानी सफ़ेद कलर से उनका जो रुझाव है, वो भी क्या है, उनका एक स्टाइल है। सिमिलरली प्रीवियस ब्लॉक में हम लोगों ने आर के नारायण का स्टाइल देखा था, ठीक है, तो उनमें हम लोग क्या पढ़े थे कि वो अपने वर्क्स में इंडियननेस डालते हैं, यानी इंडियन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मा परमात्मा, इंडियन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज हिज स्टाइल। फिर जब हम लोग शशि देश पांडे को स्टडी करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि शशि देश पांडे के नॉवेल्स में ये थीम्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और वो इन थीम्स पे ज़्यादातर लिखती है, जैसे सर्च फॉर आइडेंटिटी, देन इनर कॉन्फ्लिक्ट और इनर फीमेल साइकी, उसके बाद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, उसके बाद मैन वुमेन रिलेशनशिप, इन सब थीम्स के ऊपर शशि देश पांडे लिखती है। सो इट इज हर स्टाइल। So style basically the manner in which the author tells his or her story in terms of language and expression. So I hope you understood. अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स को देखेंगे। तो पहला नॉवल है पिकरक्स नॉवल, एंड ये जो वर्ड है पिकरक्स, ये एक स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है जिसका मतलब है राउज, राउज। अब राउज कौन होता है? सो राउज बेसिकली मीन्स अ वेग्रेंट, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि एक वेग्रेंट हो, होमलेस हो, जिसके पास घर नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, इनकम नहीं है, उसको हम लोग एक राउज बोलते हैं। And Pickerick's novel usually recounts the adventures of a roach who keeps on moving from place to place. And Pickerick's novel में एक पिकार होता है, यानी कि एक राउज होता है, एक वेग्रेंट, एक होमलेस इंसान होता है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है, जैसे एक नोमैड होता है, बंजारा वैसे, ठीक है, और उनके एडवेंचर्स के बारे में बात की जाती है इस नॉवल में। अब पिकरिक्स नॉवल का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो इसमें नहीं दिया है, बट आई वांट यू टू नो इट, ओके। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। पिकरिक्स नॉवल को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाता है। दूसरा है कि मेन कैरेक्टर इज पुअर, लो कैरेक्टर और सोशल क्लास। जो प्रोटैगनिस्ट होगा, जो मेन कैरेक्टर होगा, वो गरीब होगा या लो कैरेक्टर को होगा या सोशल क्लास से बिलोंग करता होगा, यानी लेबरर हो सकता है, ठीक है। एंड द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एंड एपिसोड, और जो स्टोरी होगी वो सीरीज या एपिसोड्स के फॉर्म में होगी। और हम लोग ये कह सकते हैं कि पिकरिक्स नॉवल में लिटिल प्लॉट होता है, थोड़ा सा प्लॉट होता है या प्लॉट होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ अराउज, ओके। तो वो एपिसोड्स के फॉर्म में होती है, एंड ईच एंड एवरी एपिसोड इज कनेक्टेड विद ईच अदर, लूजली कनेक्टेड होती है, ओके। एंड द स्टोरी इज टोल्ड विथ रियलिज्म। पिकरिक्स नॉवल में हमें रियलिज्म देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि इट विल बी बेस्ड ऑन रियलिटी। फिर सटायर का भी इसमें हम लोग यूज करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिकरिक्स नॉवल, ओके। एंड कुछ कुछ फेमस एग्जाम्पल्स है, जैसे डॉन क्विहोते बाय सर्वांतिस,
फिर पिकविक पेपर्स बाय चार्ल्स डिकेंस, रॉबिन्सन क्रूसो मॉल फ्लैंडर्स बाय डैनियल डिफो एंड टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। ये कुछ कुछ नॉवेल्स है जो पिकरिक्स नॉवल के कैटेगरी में आते हैं। फिर है गॉथिक नॉवल, ठीक है। जो गॉथिक नॉवल का जो सेटिंग होता है वो मेडिवल होता है, एंड गॉथिक नॉवल को गॉथिक फिक्शन और गॉथिक हॉरर भी बोला जाता है। एंड बेसिकली जो सेटिंग होता है वो मेडिवल होता है, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें डाली जाती है, जैसे घोस्ट, हॉन्टेड हाउस, एक हवेली रहेगा, एंड इसको पढ़ के आपको डर लगेगा, सस्पेंस, अनसर्टेनिटी, ये सब रीडर के मन में आता है, ठीक है। एंड ये जो जॉनरा था ये 18th सेंचुरी में पॉपुलराइज हुआ बाय होरेस वॉलपोल्स कैसल ऑफ ओट्रांटो, अ गॉथिक स्टोरी। एंड ये जो है अ गॉथिक स्टोरी, ये सबटाइटल है, ओके, इस नॉवल का, कैसल ऑफ ओट्रांटो का। एंड इसको लिखा गया था 1764 में। और भी राइटर्स है जैसे एन रैडक्लिफ है, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट है, सॉरी मैरी सेली है, जिन्होंने फ्रैंकेनस्टीन लिखा था। सो फ्रैंकेनस्टीन भी क्या है, एक गॉथिक नॉवल है, एक गॉथिक फिक्शन है। सो नेक्स्ट इज एपिस्टोलरी नॉवल। अब ये जो वर्ड है एपिस्टोलरी, ये एपिस्टल से आया है, जिसका मतलब है लेटर्स, यानी कि जो नॉवेल्स होंगे वो लेटर्स के फॉर्म में होंगे। एंड ये जो जॉनरा था, ये जो कैटेगरी था, ये 18th सेंचुरी में पॉपुलराइज हुआ बाय सैमुअल रिचर्डसन नॉवल पामेला एंड क्लैरिसा, ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन का जो नॉवल था पामेला और क्लैरिसा, ये एपिस्टोलरी नॉवेल्स हैं, एंड इन्हीं की वजह से ये जो कैटेगरी पॉपुलराइज हुई थी इन द 18th सेंचुरी। पामेला को पब्लिश कराया गया था 1740 में, एंड क्लैरिसा को पब्लिश कराया था 1748 में, ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल नॉवल। So the psychological novel, as the name suggests, has interest in the innermost motives and desires of a character. तो साइकोलॉजी से ही समझ में आ रहा है कि इस नॉवल में जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनके इनर मोस्ट मोटिव्स, डिजायर्स के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोई, विच केम इन 1925, देन जेम्स जॉयसेस यूलिसिस। फिर इंडियन राइटर्स भी हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल नॉवल लिखा था, जैसे अनीता देसाई ने साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखा था, जैसे क्राई द पिकॉक, क्लियर डे लाइट, फास्टिंग फीस्टिंग। फिर अरुण जोशी है, एंड शशि देश पांडे है, वाइंडिंग वाइन, दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है। ये सब नॉवल जो है ये साइकोलॉजिकल नॉवल है, इट परटेन्स टू द इनर साइकी ऑफ द कैरेक्टर्स। फिर है हिस्टोरिकल नॉवल। जो हिस्टोरिकल नॉवल है उसकी जो सेटिंग होती है वो हिस्ट्री से ली जाती है, एंड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हिस्टोरिकल होते हैं। एंड सर वॉल्टर स्कॉट ब्रॉट दिस टाइप इनटू प्रोमिनेंस विथ हिज नॉवल आइवोनहो, ओके। सो सर वॉल्टर स्कॉट ने ये नॉवल लिखा था, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली। एंड इनके इस नॉवल के बाद ही ये जो कैटेगरी था ये पॉपुलराइज हुआ, ये प्रोमिनेंस में आया। फिर मनोहर मालगोनकर ने लिखा था द प्रिंसेस और द डेविल्स माइंड। फिर सलमान रुश्दी ने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन। सो ये जितने भी नॉवेल्स हैं ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। सो द नेक्स्ट नॉवल इज रीजनल नॉवल। A regional novel is set in a particular geographical region and deals with the life and society of that particular area. Which means जो regional novel होता है उसकी जो setting होती है वो एक particular geographical region में रखी जाती है, and वहाँ के लोगों के life, society, ठीक है, और ये सब चीज़ों से वो नॉवल डील करती है। फॉर एग्जाम्पल आर के नारायण का मालगुड़ी। मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है, एंड आर के नारायण के मोस्ट ऑफ द वर्क्स में आपको ये टाउन देखने को मिलेगा। सो आर के नारायण इज अ रीजनल नॉवलिस्ट, एंड इनकी नॉवेल्स को हम लोग रीजनल नॉवेल्स कहेंगे। सिमिलरली थॉमस हार्डी, ये भी अपने वर्क्स में एक फिक्शनल टाउन वेसेक्स का यूज करते हैं, तो इनकी नॉवेल्स भी रीजनल नॉवेल्स हैं, एंड थॉमस हार्डी इज अ रीजनल नॉवलिस्ट। So these are some types of the novels. अब हम लोग राइज ऑफ इंडियन नॉवल इन इंग्लिश देखेंगे, ओके। सो ये जो पूरा सेक्शन है द राइज ऑफ इंडियन
नॉवल इन इंग्लिश। इसमें बताया गया है कि इंडियन फिक्शन कैसे शुरू हुआ इन इंडिया, ठीक है। एंड पहला नॉवल था राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एंड फिर आर के नारायण है, मुल्क राज आनंद है, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट इंडिपेंडेंट नॉवलिस्ट है, फिर वुमेन नॉवलिस्ट है। एंड ये सब जितना भी जो चीज़ है मैंने ऑलरेडी ब्लॉक 1 यूनिट 1 में डिस्कस कर दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस अगेन, ओके। So let us talk about the biographical sketch of शशि देशपांडे। अब हम लोग शशि देशपांडे का बायोग्राफी को स्टडी करेंगे, उनके लाइफ और उनके वर्क्स को देखेंगे। सो शशि देशपांडे इज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शशि देशपांडे एक नॉवलिस्ट भी है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। एंड शी हैज़ रिटन 13 नॉवेल्स, 13 नॉवेल्स उन्होंने लिखा है अभी तक। अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, 4 चिल्ड्रंस बुक भी लिखी है और एक ऐसे कलेक्शन भी लिखी है जिसका नाम है राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज। शी इज बॉर्न इन 1938 इन धरवाद कर्नाटका। ये धरवाद कर्नाटका में पैदा हुई थी 1938 में एंड शी इज स्टिल अलाइव। शी हैज स्टडीड इकोनॉमिक्स, लॉ, इंग्लिश लिटरेचर एंड डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। सो उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, फिर लॉ की पढ़ाई की, फिर इंग्लिश लिटरेचर भी उन्होंने पढ़ा है, फिर एक डिप्लोमा किया था जर्नलिज्म में। एंड शी ऑल्सो वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के रूप में भी उन्होंने काम किया है फॉर द मैगजीन ऑन लुकर। ऑन लुकर मैगजीन के लिए उन्होंने जर्नलिज्म का काम भी किया है। एंड इनके जो फादर थे ये बहुत ही फेमस कनाडा राइटर थे एंड संस्कृत स्कॉलर थे। एंड इनके फादर से ही शशि देशपांडे को लिखने का इंस्पिरेशन भी मिला। शशि देशपांडे ने राइटिंग बहुत ही लेट शुरू किया था and initially she was busy with her life and with her family, she was looking after her family। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ इंग्लैंड शिफ्ट होती है एंड इंग्लैंड जाने के बाद वो सोचती है कि मैं कहीं अपने इंडियन ओरिजिन और इंडियन चीज़ों को मैं भूल ना जाऊँ, अपने एक्सपीरियंसेस को। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस को लिखती है, ठीक है, एक जगह पे। एंड वो मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने फादर को भेजती है एंड उसके फादर वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसको पब्लिश करा देते हैं। इसके बाद शी बिकेम अ फुल टाइम राइटर इन हर 40s। वो अपने 40s में एक फुल टाइम राइटर बनी एंड उन्होंने पहला नॉवल लिखा था रूट्स एंड शैडोज, 1978 में लिखा था, बट इन्होंने इस नॉवल को पब्लिश कराया था 1983 में। उससे पहले ही उन्होंने और एक नॉवल को पब्लिश कराया था द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स इन 1980। तो 1980 में उन्होंने इस नॉवल को पब्लिश कराया था। तो टेक्निकली सब बोलते हैं कि ये इनका पहला नॉवल है, बट देखा जाए तो रूट्स एंड शैडो इन्होंने सबसे पहले लिखा था, तो इट वाज हर फर्स्ट नॉवल। ओके, सो इट इज स्टिल डिबेटेड। फिर उन्होंने इफ आई डाई टुडे नॉवेल्स लिखा था 1982 में। फिर कम अप एंड बी डेड 1983 में लिखा था। दैट लॉन्ग साइलेंस 1989 में लिखा था। एंड ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था एंड इस नॉवल की वजह से शशि देशपांडे को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। फिर उन्होंने द वाइंडिंग वाइन लिखा 1992 में, और भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं इन्होंने लिखे थे। फिर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा एंड इनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था द लेगेसी विच केम इन 1978। एंड शशि देशपांडे को बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर हर वर्क दैट लॉन्ग साइलेंस 1990 में। फिर उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2009 में। फिर उनका जो नॉवल था शैडो प्ले, उसको द हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था इन 2014। सो दिस इज ऑल अबाउट शशि देशपांडे's बायोग्राफिकल स्केच। एंड जो शशि देशपांडे थी ये एक बहुत ही सीरियस नॉवलिस्ट थी, सीरियस राइटर थी, बिकॉज वो अपने कैरेक्टर्स, अपने थीम्स, प्लॉट, स्टोरीज को बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करती थी एंड बहुत ही केयरफुली वो अपनी स्टोरी को वीव करती थी। एंड एक बार उन्होंने एक इंटरव्यूअर से कहा था, when you deal with just my work then take me as an individual writer and deal accordingly, don't call it a women's writing or feminist writing। वो इंटरव्यूअर से कहती हैं कि जब आप मेरे वर्क को पढ़ते हो तो मुझे एक इंडिविजुअल राइटर की तरह ट्रीट करो एंड उसी के अकॉर्डिंग आप उस नॉवल से डील करो।
डोंट कॉल इट अ वुमेन्स राइटिंग, मतलब मेरे वर्क को वुमेन्स राइटिंग का टैग मत दो और फेमिनिस्ट राइटिंग का टैग मत दो, मतलब कैटेगराइज मत करो, ठीक है। व्हेन यू आर रीडिंग माय वर्क देन टेक मी एज एन इंडिविजुअल राइटर, जैसे आप मेल राइटर्स को, मेल नॉवलिस्ट को लेते हो, ठीक है। सो शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग इन हर कन्विक्शंस. So this was all about this unit, and I hope you understood this unit thoroughly. So if you have understood, then please give it a like and do subscribe to my channel for more videos like this.